Hello everyone, my name is Neelam and I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are doing well, prepared for your board examinations. So today I am going to cover some important questions of the chapter Nationalism in India. The chapter is very important and we can say 2 marks questions, 6 marks questions इसमें से आते ही हैं. तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें देखने को मिलते हैं अपने बोर्ड एग्जाम रिसेंट जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप उसमें देख सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को. तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है. मैंने कल ही आपको डेटलाइन समझाई थी जहां पर हमने कवर किया था जब महात्मा गांधी इंडिया में आए. अफ्रीका में अपार्थाइड जो कि आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था, वहां पे बहुत फेमस सत्याग्रह उन्होंने किया था और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहे. तो उन्होंने जब देखा कि उनकी जरूरत इंडिया में है तो वो इंडिया में वापस आ गए. और इंडिया में जब वापस आए तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1914 टू 1918. इंडिया ने वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था. प्रीवियस ईयर आपने डिस्कस किया था कि उसमें यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ये सारे कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. बट इंडिया ने उसमें डायरेक्टली कभी भी किसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया. इंडिया के ऊपर कब्जा किसने कर रखा था? ब्रिटेन ने. वो ब्रिटेन उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा था. तो उसे जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो इंडिया से वो ले रहा था. यानी कि वो इंडिया से डिफेंस सिस्टम ले रहा था. यहाँ के विलेजर्स को जबरदस्ती भेजा जा रहा था रिक्रूटमेंट करके कि आप जाइए और हमारी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि ओवरऑल जो इकोनॉमी थी उसका एक बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस कहाँ पे जाने लग गया था? लड़ाई में, यानी कि युद्ध में जाने लग गया, जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई. इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स लॉन्च कर दिया. इस तरह की बहुत सारी टैक्सेस को लगा दिया जिससे कॉमन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई. इसी बीच में हमने देखा था 1915 में महात्मा गांधी केम इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इस चैप्टर की एक आउटलाइन बनाते हैं. तो वैसे तो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो 1914 से पहले का भी है. बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ अभी इसी चैप्टर में 1914 के बाद की चीजें कवर की गई हैं, तो हम उसको लेकर के चलते हैं. तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1918 टू 1919 जो था ड्रॉट, सूखा पड़ा हुआ था. जो फसल थी वो अच्छी नहीं हुई थी. 1919 टू 1920 भी फसल अच्छी नहीं हुई. और उसके साथ में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियंस के साथ हुई, वो थी एपिडेमिक. आपने इस समय 2 वर्ड सुने होंगे, तो पैंडेमिक और एक एपिडेमिक. एपिडेमिक का मतलब होता है किसी एक देश पर किसी भी बीमारी का असर होना, और पैंडेमिक का मतलब होता है पूरी दुनिया में किसी भी बीमारी का असर होना. तो आप कमेंट करके बताइए कोरोना वायरस क्या है, पैंडेमिक है या फिर एपिडेमिक है. नाउ कंटिन्यू. तो इंडिया की जो हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो गरीब थे, जो पुअर पीपल थे, उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी. फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और जो उनके पास सेविंग्स थी वो भी ना के बराबर थी. जो रिच पीपल थे, जो रिच कह सकते हैं, जो रिच विलेजर्स थे, जो थोड़े बहुत थे, उनके पास कुछ सेविंग्स बची हुई थी. तो पूरा देश जो था एक तरह से एक मास लीडर की बहुत बड़ी जरूरत थी. मास लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो कर सकें. जैसे आज हमारे पास कुछ अच्छे लीडर्स हैं जिनको हम सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, या तो इस टाइम पर जो हमें एक मार्गदर्शन दे सके, उस टाइम पर महात्मा गांधी जी का हम कॉन्टेस्ट पढ़ते हैं कि वो आए और लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया एज अ मास लीडर. आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा पार्ट डिस्कस करना होता है. तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया. तो नेशनलिज्म इन इंडिया में किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की. तो इसमें हम 4 पॉइंट्स को सबसे मेन लिखते हैं. जो सबसे पहली चीज है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लिखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की किस तरह से? इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर. There was an increase in defense expenditure which was financed by the loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax was introduced. This increased the burden on the common इंडियंस के ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया था, क्योंकि सारा जो इकोनॉमी थी उसका मेजर पोर्शन किस तरफ एक्सपेंस हो रहा था? डिफेंस एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए और जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट इज थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल्स लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल.
सबसे ज्यादा जो हार्डशिप बढ़ गई थी, प्राइस जो थे वॉर के टाइम पे जस्ट डबल हो गए थे। जब कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, अभी भी यही होता है। तो लड़ाई झगड़े से किसी का भी कभी फायदा नहीं होने वाला, तो हमें हमेशा ऐसी पॉलिसीज को रखना चाहिए आगे जिससे कि कभी भी लड़ाइयाँ नहीं हो। तो यहाँ पर भी हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो बिल्कुल डबल हो गए। और प्रॉब्लम किसको आई, कॉमन मैन को, यानी कि नॉर्मल जो इंसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। थर्ड पॉइंट इज विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई to supply soldiers, force recruitment in rural areas caused widespread anger amongst the Indians। जो रूलर्स थे उनको जबरदस्ती किसमें भेजा जाता था, उनको रिक्रूट किया जाता था कि आप जाइए और ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट कीजिए। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी एक रीजन था जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए और एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो गई। Next point is in 1918 to 1919 and 1920 to 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute food shortage. Epidemic spread and affected a large number of people. एपिडेमिक स्प्रेड हो गया था जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, और बहुत सारे लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, क्या करें। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, राइट। पीपल हेल्प दैट आफ्टर द वॉर दीज हार्डशिप वुड एंड बट डिड नॉट हैपन। दिस मोटिवेटेड देम टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। लोगों को ये भरोसा था कि अच्छा ठीक है, जब लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ जरूर कह सकते हैं रहम करेंगे या कुछ ना कुछ छूट देंगे हमें, जिससे सिचुएशंस बेटर होंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह से लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा आ गया, और ज्यादा अग्रेशन आ गया, तो हम कह सकते हैं जिसकी वजह से लोग और ज्यादा यूनाइटेड हो गए और नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो इंडिया में स्टार्ट हो गए। वर्ल्ड वॉर ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी इंडियंस की एक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए। अदरवाइज जो हम 1857 को पढ़ते हैं, 1857 का जो रिवॉल्ट था वो भी बहुत सक्सेसफुल होता। जो रीजन था उसमें लोग नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, मतलब जो राजा थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, यानी कि राजा चाहते थे कि बस उनके राज्य पे कोई कब्जा नहीं करे। जो सिपाही थे वो चाहते थे कि उन्हें वो कार्टेज न यूज करना पड़े। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, अलग अलग लोगों के पास रीजन थे। अब यहाँ पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, जब वो एमर्ज हो जाती है तो वहाँ पे सबके पास एक ही रीजन होता है, किसकी रीजन की वजह से वो उस जगह पे पार्टिसिपेट करें, और सबका एक ही गोल होता है। जैसे क्रिकेट की टीम में जितने भी प्लेयर होते हैं सबका मेन एम क्या होता है, किसी भी तरीके से हम जीतें इस मैच को, ना कि ये होता है कि हम 100 रन बना लें, हम 40 बना लें, हम इतने विकेट ले लें। तो ये सब उसके बीच में कंक्लूड है। अगर हमें फ्रीडम मिलेगी तो बाकी सब चीजें भी बेटर होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो कि 2016, 14 और 13 में भी आया हुआ है अलग अलग मार्क्स में। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 प्रोविंसेस ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। हमेशा क्वेश्चंस को ही घुमाता है बोर्ड हमेशा ही। तो क्वेश्चन को किस तरह से और पूछा जा सकता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। सो रॉलेट एक्ट को कैसे अपोज किया इंडियन पीपल ने, क्यों, उसके एग्जांपल्स के थ्रू बताइए। पहले तो ये समझिए रॉलेट एक्ट क्या था। जब इंडिया में हमने देखा 1819 में बहुत ज्यादा एपिडेमिक आ गया, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और इसी बीच में एक चीज और हो रही थी, वो ये कि जो मास लीडर के रूप में कह सकते हैं गांधी जी सबके सामने आए। वहां पर उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जिसमें उन्हें सक्सेस मिली, देन उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर्स, वहां पर भी वो उन्हें सक्सेस मिली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंडियन मूवमेंट्स थे वो सक्सेसफुली लॉन्च हो रहे थे, सक्सेस होती जा रही थी वहां पे। तो ब्रिटिशर्स को एक थोड़ा सा डर लग गया कि क्योंकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस के फेवर में थे, स्टिल उन्हें सत्याग्रह की वजह से फुल हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब एक नया तरीका ढूंढना होगा ब्रिटिशर इंडियंस को परेशान करने का। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, ये क्या थी, इंपीरियल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, जिन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया था। एक तरह से ये ऐसी काउंसिल थी, इसका वैसे तो मेन जो मकसद था वो यही था कि इंडियंस को कैसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ इंडियंस भी थे, लेकिन उन इंडियंस ने मना किया था कि रॉलेट एक्ट मत पास कीजिए। बट उनकी चली नहीं और जो रॉलेट एक्ट जो था वो पास हुआ। तो रॉलेट एक्ट का पहला क्वेश्चन ये कि रॉलेट एक्ट का नाम क्यों है,
क्योंकि काउंसिल थी उसके जो हेड थे उनका नाम रॉलेट था, जिसकी वजह से इसका जो नाम था वो रॉलेट एक्ट पड़ा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसके ये एक्ट क्या करने वाला था। एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा था, सब कुछ नॉन वायलेंस तरीके से हो रहा था। तो अब क्या किया, इस एक्ट के आने से जो सत्याग्रह हो रहा था इंडिया में, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा था, जिसमें कोई भी वायलेंस नहीं था, स्टिल कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंट्री के फेवर में होगी, जो नेशनलिज्म को प्रमोट करेगी, उन लोगों को जबरदस्ती 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। उन्हें कोई भी जज के पास नहीं लेके जाया जाएगा। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, और ये कब पास हुआ, 1919 में। इट गेव गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इट गिव्स द पावर, एक्टिविटी को ये तुरंत ही क्या कर सकते थे, रिप्रेस कर सकते थे। द सेकेंड इज इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, फॉर 2 years एनी डिटेंशन, जिसको भी प्रिजनर बनाया, जिसको भी कैदी बनाया, उसको 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल रखा जाएगा। ट्रायल का मतलब होता है कि उसको ये जानने का अधिकार हो उसने ये गलती की है या नहीं, सबूत पेश किए जाए, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज नहीं की गई। अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट अ वारंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी सर्च कर सकती थी बिना किसी वारंट के। आपने मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उनसे वारंट उनके पास होना चाहिए, सर्च वारंट। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पास करने के कारण क्या हुआ कि वो कभी भी आकर के अरेस्ट कर सकते। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये लॉ ही कितना ज्यादा पावरफुल था ब्रिटिशर्स के लिए। दिस रॉलेट एक्ट वाज गांधी जी शार्पली डिसाइडेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करने के 6 अप्रैल 1919 को सारी शॉप्स बंद हो गई, लोगों ने अपनी जॉब पे जाने से मना कर दिया। गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं। इफ वी विल नॉट कॉपरेट देम तो वो हमारे ऊपर मतलब रूल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया उन्होंने। Rallies were organized in various cities and workers went to strike in railway workshop and shops were closed down. स्ट्राइक्स पे लोग चले गए और अ पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर। और एक बहुत ही पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कहाँ पे, जलियांवाला बाग अमृतसर, जिसमें हम सब जानते हैं कि जनरल डायर ने क्या किया था, बहुत ज्यादा फायरिंग की थी और बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। जबकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें उसी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था उस समय, और उसी लॉ का एक फायदा उठाया गया रॉलेट एक्ट। मोर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। एवेल्युएट द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1990। These are the points. महात्मा गांधी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against to proposed रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। कौन से ईयर में, 1919, आफ्टर द रॉलेट एक्ट। द नेक्स्ट इज गांधी जी वांट द नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो कि स्टार्ट हुआ था किससे, हड़ताल से 6 अप्रैल को। एंड रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वांट टू स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई थी, बहुत अलग अलग जगह पे शॉप्स बंद कर दी गई थी। जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने काम पे जाने से मना कर दिया था। So these were happen and local leaders like Abdul Ghaffar Khan were put into jail and British government started brutal repression. जो अब्दुल गफर खान थे उनको ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया और एक ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब किसी भी तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश वो दोबारा से करने लगी। आई होप दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इफ यस, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन क्लियर हुआ। If you want to ask any question, let me know in comment. These 3 questions are clear to you. दूसरे वीडियो पे जाने से पहले मुझे बताइए कि yes ma'am, these 3 questions are clear. Thank you so much for your precious time. Wish you all the best for your board examination. Take care.